नमस्कार। आज जो आप सुनने जा रहे हैं उसे केवल एक जानकारी, केवल एक खबर या केवल एक वीडियो की स्क्रिप्ट समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये विषय सीधे आपके जीवन, आपके सम्मान, आपकी वर्षों की मेहनत और आपके बुढ़ापे की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जिस घड़ी का आप और आप जैसे लाखों पेंशन धारक पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जिस घड़ी के लिए आपने बार बार उम्मीद की, फिर निराश हुए, फिर भी मन के किसी कोने में भरोसा बचाए रखा, आखिरकार वही घड़ी अब आपके सामने आ चुकी है। ये कोई अचानक आई हुई बात नहीं है, ये कोई एक दिन में बना हुआ फैसला नहीं है, और ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई का नतीजा भी नहीं है। इसके पीछे उन लाखों लोगों की चुपचाप सहन की गई पीड़ा है, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश की सेवा, फैक्ट्रियों, दफ्तरों, संस्थानों और सिस्टम को दे दी, लेकिन जब आराम और सम्मान की उम्र आई तो उन्हें ऐसी पेंशन मिली जिससे 2 वक्त की जिंदगी चलाना भी मुश्किल हो गया। आपने खुद महसूस किया होगा कि महंगाई हर साल बढ़ती चली गई, दवाइयों के दाम बढ़े, इलाज महंगा हुआ, घर का खर्च बढ़ा, लेकिन आपकी पेंशन वहीं की वहीं अटकी रही। कई बार आपने सोचा होगा कि क्या सच में आपकी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या सिस्टम आपको भूल चुका है? क्या आपका योगदान सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? इसी दर्द, इसी सवाल और इसी संघर्ष ने ईपीएस 95 पेंशन को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। ये मामला आज का नहीं है। सालों पहले जब पेंशन की सीमा तय की गई थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में ये सीमा लाखों लोगों के लिए अन्याय का कारण बन जाएगी। समय बदला, परिस्थितियां बदली, लेकिन नियम वहीं के वहीं अटके रहे। इसी वजह से एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल होती चली गई, पहले कुछ, फिर दर्जनों, और फिर ये संख्या इतनी बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। आपको याद होगा कि पहले भी एक बड़ा फैसला आया था, जिसने पेंशन की सैलरी लिमिट को लेकर बड़ा बदलाव किया था। उस फैसले ने ये साफ कर दिया था कि केवल एक तय सीमा के आधार पर पेंशन तय करना न्याय संगत नहीं है। उस समय लाखों पेंशन धारकों के मन में एक नई उम्मीद जगी थी, लेकिन समय बीतने के साथ ये साफ हो गया कि वो फैसला भी सभी समस्याओं का पूरा समाधान नहीं था। कई सवाल अब भी अधूरे थे, कई वर्ग अब भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। इसी वजह से ये मामला एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय के सामने पहुंचा। इस बार सुनवाई केवल औपचारिकता नहीं थी, इस बार अदालत ने हर पहलू को गहराई से देखा, हर तर्क को सुना और हर उस दर्द को समझने की कोशिश की जो पेंशन धारक सालों से महसूस कर रहे थे। कई दिनों तक सुनवाई चली, अलग अलग मामलों को एक साथ सुना गया, और अंत में अदालत ने यह संकेत साफ कर दिया कि पेंशन धारकों के साथ उनकी रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप 2004 से पहले रिटायर हुए हो, चाहे 2006 से पहले या बाद में, चाहे 2014 के आसपास, आपके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। आपकी सेवा, आपका योगदान और आपका हक, सबका मूल्य समान है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि वे पेंशन धारकों के लिए एक सम्मानजनक व्यवस्था सुनिश्चित करें। अब यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब पेंशन बढ़ोतरी को एक ही तराजू से नहीं तौला जा रहा, बल्कि इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ये हिस्से इस बात पर आधारित हैं कि आपने कितने साल योगदान दिया, किस सैलरी सीमा के तहत योगदान दिया और आपने कौन सा विकल्प चुना। सबसे पहले उन पेंशन धारकों की बात आती है जिनका योगदान 10 साल या उससे कम रहा है। आप में से कई लोग इस श्रेणी में आते हैं। पहले आपकी पेंशन इतनी कम थी कि उससे गुजारा करना बेहद कठिन था। अब नई व्यवस्था में मौजूदा सैलरी सीमा के आधार पर आपकी पेंशन को एक औसत स्तर तक बढ़ाने की बात की गई है। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये संकेत जरूर देती है कि अब आपके योगदान को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो वर्ग आता है जिसने 15 से 25 साल के बीच अपनी सेवा दी है। ये वर्ग सबसे ज़्यादा भ्रम में रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा काम में लगाया, लेकिन पेंशन के नाम पर उन्हें अपेक्षा से बहुत कम मिला। अब इस वर्ग के लिए पेंशन की गणना सेवा वर्षों के अनुसार की जा रही है। जितने ज़्यादा साल, उतनी बेहतर पेंशन। ये पहली बार है जब सिस्टम खुले तौर पर ये मानता दिखाई देता है कि लंबे समय तक की गई मेहनत का असर पेंशन में साफ दिखना चाहिए। फिर बात आती है उन पेंशन धारकों की जिन्होंने 30 साल या उससे अधिक समय तक योगदान दिया। आप खुद सोचिए, 30 या 35 साल कोई छोटा समय नहीं होता, ये पूरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। ऐसे लोगों की लंबे समय से ये मांग थी कि उन्हें कम से कम इतनी पेंशन तो मिले जिससे वे सम्मान के साथ अपना जीवन बिता सकें।
इस वर्ग के लिए अब एक निश्चित सम्मानजनक पेंशन की बात सामने आई है, जिसमें महंगाई भत्ते का संकेत भी शामिल है। हालांकि ये सुविधा सभी को समान रूप से नहीं दी गई है, लेकिन जिन लोगों ने लंबे समय तक सेवा दी है, उनके लिए ये एक बड़ी राहत की तरह है। और अंत में वो वर्ग आता है जिसने उच्च पेंशन का विकल्प चुना था। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए तस्वीर पूरी तरह अलग हो जाती है। यहाँ आपकी पेंशन सीधे आपकी सैलरी और योगदान के अनुपात में तय की जाएगी। जितनी ज़्यादा सैलरी, उतना ज़्यादा योगदान और उसी के अनुसार पेंशन। ये व्यवस्था काफ़ी हद तक पुरानी पेंशन प्रणाली जैसी लगती है, जहाँ पेंशन को सैलरी के एक बड़े हिस्से के बराबर रखने की सोच थी। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब बदलाव एक ही दिन में लागू नहीं होंगे। इसके लिए सरकार और संबंधित विभागों को सर्कुलर जारी करने होंगे, दिशा निर्देश तय करने होंगे और प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसमें समय लगेगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दिशा अब बदल चुकी है। अब ये सवाल नहीं है कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं, बल्कि ये सवाल है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी और कब मिलेगी। अगर आपने इस पूरे संदेश को ध्यान से सुना, समझा और अपने योगदान को सही तरीके से परखा, तो आपको किसी और वीडियो, किसी और जानकारी या किसी और अफवाह पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं और आपके लिए आगे का रास्ता क्या है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये आपके सम्मान, आपकी मेहनत और आपके पूरे जीवन के योगदान की मान्यता की बात है। और यही वजह है कि इस जानकारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि इस विषय को समझते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी, अधूरी जानकारी या अफवाहों पर भरोसा करना आपके अपने हित के खिलाफ जा सकता है। आपने ये भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कितनी बार अलग-अलग बातें सामने आईं। कभी कहा गया कि पेंशन तुरंत बढ़ेगी, कभी कहा गया कि मामला अटक गया, कभी किसी आदेश की बात हुई और कभी किसी सर्कुलर की। इस उतार चढ़ाव ने पेंशन धारकों के मन में भ्रम, डर और असमंजस पैदा किया। इसी वजह से ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप पूरे विषय को एक क्रम में धैर्य के साथ और गहराई से समझें, ताकि आपको ये स्पष्ट हो सके कि वास्तव में आपके लिए क्या बदल रहा है और क्या केवल चर्चा तक सीमित है। अब जिस बिंदु पर सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं, वो ये है कि आखिर पेंशन को अलग-अलग भागों में क्यों बांटा गया। इसका सीधा कारण ये है कि सभी पेंशन धारकों की सेवा अवधि, योगदान और सैलरी समान नहीं रही है। कोई व्यक्ति 10 साल में ही किसी कारणवश सेवा से बाहर हो गया, तो किसी ने 15, 20, 25 साल तक लगातार काम किया और किसी ने अपनी पूरी जवानी 30, 35 साल तक सिस्टम को दे दी। ऐसे में अगर सभी को एक समान पेंशन दी जाती, तो ये फिर से एक नए तरह का अन्याय बन जाता। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए पेंशन को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आपको ये भी समझना होगा कि ईपीएस 95 योजना की शुरुआत जिस सोच के साथ हुई थी, वो समय के साथ बदलती परिस्थितियों में कमज़ोर पड़ गई। जब ये योजना बनाई गई थी, तब महंगाई का स्तर अलग था, जीवन की ज़रूरतें अलग थीं और चिकित्सा सुविधाओं का खर्च आज जितना नहीं था। लेकिन नियम समय के साथ अपडेट नहीं हुए। इसका परिणाम ये हुआ कि पेंशन धारक धीरे धीरे आर्थिक दबाव में आते चले गए। कई लोगों ने अपनी दवाइयों में कटौती करनी पड़ी, कई लोगों को अपने बच्चों पर निर्भर होना पड़ा और कई लोगों ने तो सम्मान के साथ जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। यही पृष्ठभूमि थी जिसमें अदालत ने ये माना कि केवल नियमों का हवाला देकर पेंशन धारकों की पीड़ा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि पेंशन कोई भीख नहीं है, बल्कि ये कर्मचारी का अधिकार है जो उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में योगदान देकर अर्जित किया है। अब अगर आप अपनी स्थिति को समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी कुल सेवा अवधि कितनी रही है। अगर आपने 10 साल या उससे कम योगदान दिया है, तो आपके लिए पेंशन की गणना एक सीमित आधार पर की जाती है। इस श्रेणी के पेंशन धारकों की संख्या कम नहीं है। कई लोग निजी कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से या संस्थान बंद होने की वजह से जल्दी सेवा से बाहर हो गए। उनके लिए ये नई व्यवस्था एक संदेश लेकर आती है कि भले ही उनका योगदान कम रहा हो, लेकिन उसे पूरी तरह व्यर्थ नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर जिन लोगों ने 15 से 25 साल तक सेवा दी है, उनके लिए ये फैसला कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वर्ग ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा काम में लगाया, लेकिन पेंशन के नाम पर उन्हें अपेक्षा से बहुत कम मिला। अब इस वर्ग के लिए पेंशन की गणना सेवा वर्षों के अनुसार की जा रही है। जितने ज़्यादा साल, उतनी बेहतर पेंशन। ये पहली बार है जब सिस्टम खुले तौर पर यह मानता दिखाई देता है कि लंबे समय तक की गई मेहनत का असर पेंशन में साफ दिखना चाहिए। फिर बात आती है उन पेंशन धारकों की जिन्होंने 30 साल या उससे अधिक समय तक योगदान दिया। आप खुद सोचिए, 30 या 35 साल कोई छोटा समय नहीं होता, ये पूरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। ऐसे लोगों की लंबे समय से ये मांग थी कि उन्हें कम से कम इतनी पेंशन तो मिले जिससे वे सम्मान के साथ अपना जीवन बिता सकें।
इस वर्ग के लिए अब एक निश्चित सम्मानजनक पेंशन की बात सामने आई है, जिसमें महंगाई भत्ते का संकेत भी शामिल है। हालांकि ये सुविधा सभी को समान रूप से नहीं दी गई है, लेकिन जिन लोगों ने लंबे समय तक सेवा दी है, उनके लिए ये एक बड़ी राहत की तरह है। और अंत में वो वर्ग आता है जिसने उच्च पेंशन का विकल्प चुना था। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए तस्वीर पूरी तरह अलग हो जाती है। यहाँ आपकी पेंशन सीधे आपकी सैलरी और योगदान के अनुपात में तय की जाएगी। जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा योगदान और उसी के अनुसार पेंशन। ये व्यवस्था काफ़ी हद तक पुरानी पेंशन प्रणाली जैसी लगती है, जहाँ पेंशन को सैलरी के एक बड़े हिस्से के बराबर रखने की सोच थी। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब बदलाव एक ही दिन में लागू नहीं होंगे। इसके लिए सरकार और संबंधित विभागों को सर्कुलर जारी करने होंगे, दिशा निर्देश तय करने होंगे और प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसमें समय लगेगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दिशा अब बदल चुकी है। अब ये सवाल नहीं है कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं, बल्कि ये सवाल है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी और कब मिलेगी। अगर आपने इस पूरे संदेश को ध्यान से सुना, समझा और अपने योगदान को सही तरीके से